हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, जैसा कि लास्ट टाइम मैंने कुछ टॉपिक्स के बारे में बात की थी कि हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसी के क्रम में यह दूसरा वीडियो मैं डाल रहा हूं। और कहा जाए तो ये हिस्ट्री की पहली वीडियो होगी जो हम लोग इसको कंटिन्यू लेकर चलेंगे। लेकिन मैं पहले ही कहना चाहूँगा कि इसको कंटिन्यू हम लोग तभी करेंगे जब रिस्पॉन्स होगा वैसा, क्योंकि दोस्तों बहुत टाइम लगता है इसमें पीपीटी वगैरह बनाने में। तो उसमें बहुत ही मेहनत लगता है, और मैं चाहता हूँ कि जो इसका लाभ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और सभी मैं कहूँगा कि इसमें सहयोग करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा, और मुझे मनोबल भी उससे ही मिलेगा। तो सहयोग की काफ़ी आवश्यकता है आप लोगों की। आप लोग देखो इस चीज़ इसको, और चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि और शेयर भी करना। सबसे पहले हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे। तो आप इमेज यहाँ देख सकते हो, जितने भी सारे कंपनीज थे वो लोग आए, कैसे आए, क्या हुआ, ये हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो नोट्स मैंने बनाया है, ये शॉर्ट नोट्स के टाइप में आप समझना। आप जो भी चीज़ पढ़ोगे उसको देखने के बाद ये शॉर्ट्स नोट्स का काम करेगा आपके लिए। तो ये काफ़ी लाभदायक होगा आप लोगों के लिए। कभी कहीं भी कभी भी घूमो फिरो, ट्रैवल करो, तो वहाँ पे इसका यूज़ आप कर सकते हो। और ये लेक्चर आप देखने के बाद मेरा विश्वास है कि आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इसमें शॉर्ट्स की तरह लिखा हुआ है। आप लोग नहीं अगर प्रथम दृष्टया देखोगे कि किस तरह की बातें इसमें है, क्या है, तो आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो यदि इस लेक्चर को देख लोगे, उसके बाद इसको देखोगे, या आप पढ़ चुके हो, तो ये काफ़ी लाभदायक होगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कालीकट के तट पर वो आए थे। उस समय तो शासक वहाँ पे कौन थे? जामोरिन जो है वहाँ के शासक थे उस टाइम। ठीक है, और ये अब्दुल माजिद जो है एक पथ प्रदर्शक, एक गाइड के रूप में आप उनको कह सकते हो। एक गुजराती थे वो, जो एक गाइड के रूप में वास्को डी गामा को उन्होंने गाइड किया, और कहाँ तक पहुँचाया? कालीकट तक। कालीकट कहाँ है? पणजी है ना। तो पणजी जो है उधर ही, मडगांव पणजी जो है उधर ही कालीकट है। आप मैप में देखोगे वहाँ पे वास्को द गामा लिखा भी हुआ होता है, तो आप लोग वहाँ अच्छे से पहचान लोगे उस चीज़ को, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो, मैंने डेट भी यहाँ पे मेंशन किया है, 20 मई 1498 ईस्वी को। कुछ कुछ एग्ज़ाम्स में पूछ दिए जाते हैं एग्जैक्ट डेट भी, और खासकर पीटी में एग्ज़ाम्स में पूछ दिए जाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। और क्या हुआ दोस्तों, जब वास्को डी गामा ने यहाँ की जब खोज की, यहाँ जब वो पहुँचे, तो उन्होंने, आप ये कह सकते हो कि एक नए समुद्री मार्ग की खोज कर ली उन्होंने। ठीक है, नए समुद्री मार्ग की खोज की। और क्या किया उन्होंने, जब उन्होंने यहाँ से काली मिर्च की जब को लेकर जब व्यापार उन्होंने किया, तो उनको 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। 60 गुना अधिक, समझ रहे हो आप? 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। तो इससे क्या हुआ, अन्य पुर्तगाली जो थे उनको क्या हुआ? प्रोत्साहन मिला। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि एक शॉर्ट नोट्स के टाइप में ही है। तो लेक्चर आप लोग देखोगे या पढ़ चुके होगे तो ये काफ़ी फ़ायदा होगा। और क्या होता है, एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, एग्ज़ाम में हमें ना जो डिटेल्स होते हैं, जैसे वास्को डी गामा कालीकट के तट पर 20 मई 1498 ईस्वी को आए, उन्होंने ऐसे रास्ता ढूंढा, वो रास्ता भटक गए, वो तो इस तरह की बातें हम लोगों को याद नहीं रहती है। हम लोग को ना कीवर्ड्स जो होते हैं वो ही याद रहते हैं। देखो, जैसे वास्को डी गामा शासक यहाँ कौन थे, तो इसको कीवर्ड्स की तरह ही नोट्स मैंने इसलिए ऐसा बनाया है। ठीक है, तो अगर आप पढ़े हो इसको तो नोट्स के रूप में काफ़ी लाभदायक होगा ये। चलो अब आगे देखते हैं। 1505 ईस्वी में क्या है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है प्रथम पुर्तगाली वायसराय हुए। पुर्तगाली वायसराय हुए, है ना, पुर्तगाली वायसराय हुए, जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी हिंद महासागर में लागू किया था, है ना। और अब आगे देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क जो गवर्नर थे, उन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है ना। वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, तो 1510 ईस्वी को, ईस्वी के समय, 1510 ईस्वी के समय बीजापुरी जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उनके नियंत्रण में उस समय कौन सा था? गोवा। गोवा जो, जैसा कि हम लोग पहले कालीकट को देख चुके हैं, तो गोवा जो था तो उन्होंने छीन लिया। ठीक है, छीन कर खुद में शामिल कर लिया, है ना। तो इसलिए इनको अल्फांसो द अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसको याद रखना है, वास्तविक संस्थापक के बारे में पूछा जाता है कि कौन वास्तविक संस्थापक है, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब आगे देखेंगे हम लोग कि 1511 में क्या हुआ, पूर्व एशिया की एक महत्वपूर्ण मंडी मलक्का। ठीक है, मलक्का, और 1515 ईस्वी में
फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज, इन पर भी इन्होंने क्या किया, अपना नियंत्रण कर लिया। ठीक है, ये अल्फांसो दी अल्बुकर्क बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इनको याद रखना है। और अब यहाँ देख सकते हो आप कि नीनो डी कुन्हा जो है 1529 से 1538 तक ये गवर्नर रहे। बस इतना याद रखना है और इनके बारे में कुछ विशेष याद नहीं रखना है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, वास्को डी गामा जो है कहाँ के थे, कहाँ के वासी थे। वास्को डी गामा पुर्तगाली थे। ठीक है, उन्होंने कहाँ किस स्थान की खोज की, तो भारत का खोज उन्होंने किया। अब आगे आप यहाँ देख सकते हो कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो स्पेन के निवासी थे। उन्होंने किस स्थान को ढूंढा या किस देश को ढूंढा, अमेरिका को ढूंढा उन्होंने। कैप्टन कुक हैं जो ब्रिटेन के हैं, उन्होंने क्या ढूंढा, ऑस्ट्रेलिया को ढूंढा। अगले हैं तस्मान जो हॉलैंड के निवासी थे, उन्होंने उस समय वान डीमंस लैंड को ढूंढा, है ना। तो वान डीमंस लैंड क्या है, तस्मानिया, जो अभी वर्तमान में जो तस्मानिया है वही उस समय वान डीमंस लैंड कहलाया। ठीक है, और उन्होंने तस्मान जो है उन्होंने और क्या, तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की, है ना। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे अगला पॉइंट है कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क के बारे में हम लोग देखेंगे। उस समय यह वायसराय नहीं थे जबकि यह बात हो रही है। ठीक है, उस समय क्या हुआ, भारत में प्रथम दुर्ग, भारत में सबसे पहला जो दुर्ग है वो अल्फांसो दी अल्बुकर्क के समय ही बनाया गया था भारत में। और ये जो दुर्ग है प्रथम यूरोपीय भी था, किसी भी यूरोपीय देश के द्वारा बनाया गया यह प्रथम दुर्ग था, है ना। जो कहाँ बनाया गया, कोचीन में बनाया गया 1503 में। ठीक है, तो इसको याद रखना, इन चीज़ों को आप इतना समझ के चलो कि जितने भी चीज़ें इसमें ज़्यादातर फैक्ट्स ही हैं, तो फैक्ट्स मैंने लिख डाले हैं, आप लोग फैक्ट्स को याद रखना और इस तरह से ही देखना। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अल्फांसो दी अल्बुकर्क के बाद जो दुर्ग बनाया गया ये भी दुर्ग के बारे में ही है। तो फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने 1505 ईस्वी में अंजी द्वीप और कन्नानौर में दुर्ग बनाया उन्होंने। ठीक है, 1505 ईस्वी में अगला दुर्ग जो बनाया गया वह अंजी द्वीप और कन्नानौर में बनाया गया। और क्या है यहाँ पे, मध्यकाल में पुर्तगाली व्यापारी प्रथम, यानी मध्यकाल में जब भारत के साथ व्यापार की शुरुआत हुई तो सबसे पहले कौन हुए, पुर्तगाली ही सबसे पहले व्यापारी हुए। व्यापार तो पहले भी होता था, सिल्क रूट से व्यापार होता था, तो इन चीज़ों का उल्लेख तो सिंधु घाटी सभ्यता आदि में भी है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, मध्यकाल में सबसे प्रथम जो है व्यापारी जो हुए वो पुर्तगाली हुए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भारत में कौन कौन से विदेशी आए। तो पुर्तगीज आए, डच आए, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी आए। ठीक है, तो पुर्तगाली जो है सबसे पहले आए, 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट में वो गए, है ना, सबसे लास्ट में वो गए, यानी 1461 में वो गए जब गोवा में उनका शासन था या गोवा में वो थे। तो उस समय वहाँ के जनरल गवर्नर कौन थे, जनरल मैनुअल एंटोनियो बसालो ए सिल्वा, है ना। 1958 से 1961 तक वो रहे। ठीक है, अब और हाँ एक चीज़ ये भी देखो आप यहाँ पर कि स्वतंत्रता के समय यानी 1947 के समय पुर्तगाली जो है कहाँ पे, गोवा में थे। तो वो तो थे, आप यहाँ देखोगे पहले, है ना, वहाँ थे। तो उस समय जो वहाँ के गवर्नर थे तो कौन थे गवर्नर, जनरल जोसे फेरीरा बोस्सा, बोस्सा है ये, ठीक है, बोस्सा ऐसे है, बोस्सा है ना, ऐसे है बोस्सा। तो ये टाइपिंग या जो करते हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। तो बोस्सा है इस तरह। ठीक है, तो रखना, वैसे भी इसको अगर याद रख लोगे आप, गवर्नर जनरल जोसे फेरियरा बोस्सा, तो ये काफ़ी होगा, आप समझ जाओगे उस समय, है ना। चलो अब आगे देखते हैं। अब लास्ट पॉइंट पुर्तगाली से संबंधित जो हमने रखा है यहाँ पे, तो 1534 ईस्वी में क्या हुआ, पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक या बंगाल में वहाँ के शासक जो ग्यासुद्दीन महमूद शाह थे उनसे फैक्ट्री बनाने के लिए अनुमति प्राप्त की। सतगांव एवं चटगांव में फैक्ट्री बनाने की अनुमति प्राप्त की। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। पुर्तगाल में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने डिस्कस कर लिया। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, है ना। नहीं, कुछ पॉइंट्स और भी रह गए हैं। हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट गए थे।
अब यहाँ देखते हैं, पुर्तगाली जो है हुगली नदी जो है कोलकाता में, जैसा कि जानते हो आप लोग, या कोलकाता में ही संबंधित है, कोलकाता से संबंधित हुगली नदी है। तो समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में पुर्तगालियों ने हुगली को क्या किया, हुगो समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में प्रयोग किया। तो क्या हुआ, उस समय जो है शाहजहां, मुगल शासक जो थे बादशाह शाहजहां, उस समय 1632 में उन्होंने क्या किया, हुगली में ना हमला किया, ठीक है, पुर्तगाली बस्तियों पर हमला किया और पूरी तरह से उनको नष्ट कर दिया, ठीक, नष्ट कर दिया पूरी तरह से। और क्या किया बादशाह शाहजहां ने, हजारों से अधिक पुर्तगाली निवासी को बंदी बना लिया, ठीक है, उन्होंने बंदी बना लिया। चलो अब अगला पॉइंट देखते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी लगेगी आप लोगों को, लेकिन आप लोग ध्यान से देखना। यूरोपियों का आगमन जो है, एक से दो क्वेश्चंस आते ही हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और जब आधुनिक भारत की या मॉडर्न इंडिया की जब शुरुआत होती है ना, तो इन चीज़ों को भी देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आप लोग पैनिक नहीं होना, देखना इसको अच्छे से, ठीक है। चलो अब देखते हैं। अब यहाँ जॉब जो चार्नोक हैं, इनके बारे में देखते हैं। ये क्या हुआ, एक अंग्रेज़ों से संबंधित व्यक्ति थे, ठीक है, उस समय। तो वो क्या थे, कासिम बाजार जो कोलकाता में ही था, वहाँ के फैक्ट्री के प्रमुख थे, ठीक है। तो उन्होंने, जॉब चार्नोक ने क्या किया, व्यापार के केंद्र के रूप में सुतानुती या सुतानोती को, जो कोलकाता ही आप समझ सकते हो अभी के, जॉब चार्नोक ने किसका चुनाव किया, सुतानती, हुगली को ना चुनाव करके उन्होंने सुतानती को चुना, जो अंग्रेजी व्यापार केंद्र होगा, अंग्रेजी व्यापार केंद्र के रूप में सुतानती को चुना। और क्या हुआ, 1690 ईस्वी तक आते आते सुतानती जो है एक अंग्रेज बस्ती के रूप में स्थापित हो गया, जिसका नाम अभी हम लोग जानते हैं कोलकाता, है ना। तो 1690 ईस्वी में ही यह कोलकाता, आप मान के चलो कि एक बस्ती के रूप में स्थापित हो गई थी। अब अगला हम लोग देखेंगे, पुर्तगाल हमने देख लिया, अब डच देखेंगे, डच देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो डच के बारे में 1602 ईस्वी में डच जो है, हॉलैंड को डच कहा जाता था। तो संसद द्वारा, जो डच संसद थी, उन्होंने क्या पारित किया, एक प्रस्ताव पारित किया, जिससे एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई 1602 में, है ना। 1602 में यह स्थापना की गई। उसको ये भी याद रख लेना, वैसे किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, फिर भी याद आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो, लेकिन या जानना भी जरूरी है इसके बारे में, तो जान लेंगे इसको हम लोग। संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्होंने नाम क्या था, एक्चुअल नेम क्या था, वेरिंग दे ओस्टो इंडिसे, है ना, इंडिसे कंपनी, है ना। तो इसकी स्थापना की गई। और क्या किया गया, संसद में यह निर्धारित किया गया कि 21 वर्षों के लिए पूर्वी देशों पर व्यापार, आक्रमण और विजय करने का एकाधिकार प्रदान किया गया। किनको, डच हॉलैंड को, है ना। और उसमें क्या था, पूर्वी केंद्र जो है, पूर्वी जो केंद्र है यानी सेंटर जो इनका था डच का, तो बटेविया था, जो अभी जकार्ता के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। चलो अब आगे पॉइंट देखते हैं हम लोग। उसके बाद क्या हुआ, डच ने पुर्तगालियों को 1663 में आधुनिक कोच्चि में पराजित कर फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। समझ रहे हो क्या हुआ, डच ने जो है पुर्तगालियों को 1663 में कोच्चि में पराजित कर दिया, ठीक है, और फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। तो फोर्ट विलियम्स जो आप लोग देखते हो ना, तो वो 1814 में अंग्रेजों के उपनिवेश में, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश के उपनिवेश के रूप में कोच्चि उस समय हुआ, और फोर्ट विलियम्स उनके अंडर आ गया, है ना। तो इसका निर्माण जो है किन्होंने करवाया था, डच ने करवाया था निर्माण, है ना, 1663 में, जब पराजित किया पुर्तगालियों को। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। पहली फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में बनाया गया, ठीक है, पहली फैक्ट्री डच के द्वारा मसूलीपट्टनम में बनाया गया। और बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 में स्थापित किया गया, ठीक है। पहली कंपनी जो है 1627 में स्टार्ट किया गया, लेकिन यह उनका ठीक से चल नहीं रहा था। ये कब से चला, जब उन्होंने चिंसूरा में कंपनी की स्थापना की, जो 1653 में स्थापित हुआ, ठीक है। तब इनका व्यापार जो है अच्छे से चलने लगा। और डच किले को क्या कहा जाता था, कभी पूछ सकता है कहीं भी, है ना। डच किले को क्या कहा जाता था, गोस्त्रावुस फोर्ट कहा जाता था। डच के जो किले होते थे उनको
उस फोर्ट कहा जाता था। चलिए अब आगे देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे सभी थे लेकिन ये ना अंग्रेज जानते ही हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। वैसे EIC के नाम से मैं जब कहूँगा ना तो आप लोग समझ जाना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज के जो थे उनके तो नाम ज़्यादातर ईस्ट इंडिया कंपनी ही थे जो बाहर से आए थे, लेकिन जब EIC की बात करूँगा तो आप डायरेक्ट इसको समझना, क्योंकि ज़्यादातर ब्रिटिश कंपनी जो थी उसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था और उन्होंने ही ज़्यादा समय तक यहाँ पर भारत को उपनिवेश बनाकर रखा, तो वो हम लोग समझेंगे। चलो अब देखते हैं 1599 ईस्वी में क्या हुआ। इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचरर्स नामक जो कंपनी थी उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया, गठन किया, है ना। इंग्लैंड के जो मर्चेंट एडवेंचरर्स थे उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया, ठीक है। तो उन्होंने नाम इसका क्या रखा, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेड इनटू द ईस्ट इंडीज। क्या नाम रखा उन्होंने, यहाँ आप लोग देखो, ये जो है ये उन्होंने नाम रखा, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज उन्होंने नाम रखा। और क्या हुआ, 1600 ईस्वी में, दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी जो थी एलिजाबेथ ने पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र इन्हें दिया। कितने समय के लिए, शुरुआत में 15 वर्षों के लिए दिया था। उस समय भारत के बादशाह कौन थे, अकबर थे, ठीक है। भारत के बादशाह उस समय अकबर थे। और एक कंपनी जो लिवेंट कंपनी थी उसको 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया गया, स्थल मार्ग से, ठीक है। अब आगे देखते हैं 1611 ईस्वी में जहांगीर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया, ठीक है, 1611 में जहांगीर के समय। अब 1613 में क्या हुआ, सूरत में अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना खुला या बना, ठीक है। और आगे क्या हुआ, फिर डच का जो है 1616 में, 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने, फिर डच ने 1616 में इसकी कारखाने की यहाँ पे स्थापना की और फ्रांसीसियों ने 1668 में यहाँ पे स्थापना की इसके, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या हुआ। थॉमस बेस्ट ने क्या किया, पुर्तगालियों को सव्वाली में, जिसको सौली भी या हिंदी में आप लोग देखोगे तो ऐसे उसको ऐसे सव्वाली लिखा जाता है, तो इस पर यहाँ पर हमला कर इनको हराया। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया, ठीक है। अब क्या होता है, 1661 में क्या हुआ, चार्ल्स द्वितीय जो थे इंग्लैंड के जो सम्राट थे, है ना, 1661 में चार्ल्स द्वितीय की पुर्तगालियों की राजकुमारी जो थी कैथरीन जो थी उनसे उनका विवाह हुआ, है ना। तो क्या हुआ, विवाह जब हुआ 1661 में तो चार्ल्स द्वितीय तो दामाद हो गए, है ना, पुर्तगालियों के दामाद हो गए। तो दामाद जी को क्या हुआ, मुंबई उस समय उपहार में पुर्तगालियों ने दे दिया। अब मुंबई, यहाँ टाइपिंग में प्रॉब्लम है, उस समय बम्बई कहा जाता था, है ना, उस समय मुंबई नहीं बम्बई कहा जाता था। तो बम्बई को जो है उपहार में दे दिया गया 1661 में। और चार्ल्स द्वितीय जो काफ़ी अच्छे व्यापारी थे, है ना, उन्होंने 1668 में क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 10 पाउंड प्रति वर्ष के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई जो है किराए पर दे दिया, है ना। चलो अब आगे देखते हैं 1688 में क्या हुआ, गवर्नर जो जॉन चाइल्ड थे उन्होंने बॉम्बे और पश्चिमी समुद्र तट जो मुगल बंदरगाह थे, मुगल के उस समय जो बंदरगाह थे उनको घेर लिया। घेर के क्या किया उन्होंने, जो मक्का जो जाते थे ना, मक्का मदीना जो सऊदी अरब में है, वहाँ जो जाते थे ना, तो उनको क्या किया, हज जो यात्री थे उनको बंदी बनाने का प्रयास किया। क्या किया, बंदी बनाने का प्रयास किया। गवर्नर जो है जॉन चाइल्ड, इनका नाम ही चाइल्ड है तो इनका बिहेवियर भी तो चाइल्ड की तरह ही होगा ना। तो इन्होंने क्या किया, बंदी बनाने की कोशिश की। तो हमारे औरंगजेब जो थे यहाँ के बादशाह उस समय जो थे, उन्होंने क्या किया, भैया चाइल्ड बेटा अब आप निकलो यहाँ से। उन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया बच्चे को, है ना। तो जॉन चाइल्ड जो थे उनको यहाँ से जाने का आदेश दे दिया। अब क्या होता है, चलिए अब क्या होता है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ,
ठीक है, जो 1746 से 48 के बीच हुआ। तो वो कुछ विशेष, यहाँ कोई लफड़ा नहीं था। किनके बीच था ये? तो फ्रांसीसियों और इनके बीच था, है ना, अंग्रेज़ों के बीच था। तो वैसा को कुछ यहाँ को कोई लफड़ा नहीं था इनका, लेकिन फिर भी ये लोग लड़ गए। क्यों लड़ गए? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, जो 1740 में आरंभ हुआ था। ठीक है, बस चिंगारी लगी, आग यहाँ तक पहुँच गई है, तो यही था और कुछ नहीं हुआ उस समय। तात्कालिक कारण क्या हुआ? अंग्रेज के जो कैप्टन थे, वर्नेट, कैप्टन वर्नेट जो थे, उन्होंने क्या किया? अपने सैनिकों को भेज दिया। ठीक है, और क्या किया? फ्रांसीसी जहाज़ों पर ना अधिकार कर लिया। ठीक है, अधिकार कर लिया तो भैया फ्रांसीसी तो लड़ेंगे ही, तो ये लड़ गए। जो तात्कालिक कारण यही मान सकते हो आप कि इसीलिए लड़े वो लोग। अब क्या होता है? उस समय जो है नवाब अनवर उद्दीन महफूज उस समय क्या हुआ? नवाब अनवर उद्दीन ने अपने सेनापति जो उनके थे महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 सेना फ्रांसीसियों पर हमला करने के लिए उन्होंने भेज दिया, है ना, फ्रांसीसियों पर हमला करने के लिए भेज दिया। तो क्या होता है? उस समय जो फ्रांसीसी कैप्टन थे, कौन थे? कैप्टन पैराडाइज थे, समझ रहे हो आप लोग? कैप्टन पैराडाइज थे। तो उन्होंने क्या किया? इनको पैराडाइज ही दिखा दिया। तो उन्होंने क्या किया? अड्यार नदी जो है वहाँ पर एक जगह है सेंट थॉमस नहीं, सेंट थॉमे है नाम, सेंट थॉमे है। तो वहीं पे क्या किया? अनवरुद्दीन महफूज खां जो थे उनको हरा दिया कैप्टन पैराडाइज ने, ठीक है, अपनी सेना के साथ। तो अब क्या होता है? यहाँ पे जब हराया गया तो हार गए भैया, और क्या कर सकते हैं। वैसे फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध समाप्त हुआ ना, तो उसमें एक संधि हुई, ए ला शापल की संधि, जो 1448 में युद्ध समाप्त होने के बाद हुई। और क्या हुआ? मद्रास जो है ना, अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। युद्ध वही था ना वहाँ पे, कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो मद्रास जो है अंग्रेजों को वापस मिल गया। संधि में यही होता था, जो दल भारी पड़ जाता था ना, उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता था। संधि में यही होता था जब भी हुआ। हम लोग विश्व युद्ध को भी देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो जर्मनी को क्या मिला, ब्रिटेन को क्या मिला, वो सब देखेंगे हम लोग। और कहीं ना कहीं फिर दूसरे विश्व युद्ध का कारण भी संधि ही रहा, तो वो सब हम लोग देखेंगे। तो संधि में यही होता है, समझ रहे हो आप लोग? तो अब अगला देखते हैं। अब लास्ट है एक, फ्रांसीसी को भी हम लोग देख लेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे है, लास्ट में बताना था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों से रिलेटेड है तो इसी में बता दे रहा हूँ, ठीक है। यूरोपवासी जो थे ना, उनको सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है ना, कहाँ से? बिहार से मिलता था। तो इसको याद रखना है पीटी के लिए, है ना, पीटी के लिए याद रखना है, बीपीएससी के लिए, कि बिहार क्यों इम्पोर्टेंट था। तो और क्या हुआ? अंग्रेजों का काल जब था, उस समय बिहार में ना अफीम का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता था, और बिहार अफीम उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। ठीक है, अब अंग्रेज के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब अगला देखते हैं, फ्रांसीसी में ना एक बहुत ही प्रतापी गवर्नर कह लो आप, या जो भी हो, हुए डुप्ले। इनका नाम बहुत ही उल्लेखनीय है, और ये काफ़ी अच्छे वहाँ गवर्नर साबित हुए, जिन्होंने भारत को जीतने के लिए अंग्रेज़ों को जो ना मार्गदर्शक भी बने। वो जितनी भी चीज़ें, जैसे पहली बार उन्होंने क्या किया? यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवा दिया, भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया। और क्या किया? राजनीति में भी हस्तक्षेप किया और यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। इन्होंने, फ्रांसीसियों ने तो ज़्यादा कुछ भारत के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन इसलिए यहाँ पे डुप्ले को आप देख सकते हो कि अंग्रेज़ों के मार्गदर्शक इनको इसीलिए कहा जाता है ना। चलो अब अगला पॉइंट देखते हैं। लुई 14वां जो थे, उनके मंत्री कौन थे? कॉलबट, ठीक है, कॉलबट के द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया, या स्थापना की गई, जो राज्य के द्वारा ही स्थापना की गई थी, ठीक है। यानी आप लोग देखोगे कि डुप्ले जब इतने मेंस में आप लोग देखोगे कि डुप्ले जब इतने
प्रशासक रहे या मार्गदर्शक इनको कहा गया। तो फिर डुप्ले अंग्रेजों फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन ने क्यों शासन किया, फ्रांसीसियों ने शासन क्यों नहीं किया, क्योंकि डुप्ले एक बहुत अच्छे प्रशासक थे। तो आप लोग वहाँ पर देखोगे ये पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे हो जाता है कि राज्य द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था। फ्रांसीसी कंपनी जो थी राज्य के द्वारा ही निर्माण की गई थी, और जो सारे खर्च जो होते थे ना, सारी खर्च भी राज्य ही देती थी, है ना, सारी खर्च राज्य देती थी। तो सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ। जैसे प्राचीन काल में भी आप लोग पढ़ोगे ना, तो प्राचीन काल में या कभी भी राज्य का जो एक कर जो होता है ना, टैक्स जो होता है, टैक्स राज्य का अश्व होता है, ठीक है, प्रशासन का जो अश्व होता है ना, कर ही होता है, टैक्स ही होता है ना। और तो इसी तरह से वहाँ क्या हुआ, इन लोगों के, इन फ्रांसीसियों के साथ तो ये हो नहीं पाया। ये एक पॉजिटिव चीज़ भी थी और यही एक नेगेटिव चीज़ उनके लिए साबित हुई। तो आप यहाँ देख लोगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका नाम कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस उनका नाम था उस कंपनी का। तो ये सब चीज़ें याद चाहो तो आप रख सकते हो, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। चलो फिर आगे देखते हैं क्या है, क्या हुआ। फ्रांसीस जो थे, फ्रांस वासी जो थे, कैरों का एक दल जो 67 में वहाँ से चला, फ्रांस से चला, और 1668 में ना सूरत में पहले व्यापारिक कारखाने का स्थापना उन्होंने किया। व्यापारिक है यहाँ पे, क है, व्यापारिक कारखाने की स्थापना की, है ना। और क्या हुआ, पहले हो गया 68 में। 69 में क्या हुआ, मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसिस कोठी का निर्माण कराया गया, जिसमें मरकरा और गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार पत्र पाकर यह किया गया, है ना। तो आप लोग देखोगे कि इसमें यूरोपीय आगमन जो है वो कंप्लीट हो चुका है लगभग। जितने पॉइंट्स थे, फैक्ट थे, हम लोगों ने देख लिए, और ये फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और ये फैक्ट्स मैं काफ़ी है, इतना फैक्ट याद रहे, है ना। तो चलिए अब अगले टॉपिक में हम लोग क्लास में मिलेंगे, अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और आप लोगों को कैसा लगता है ये आप लोग रिस्पांस देना, देखोगे तो, और रिस्पांस देना, उस बेस पे ही मैं आगे की चर्चा करूँगा। क्योंकि इसमें जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ मेहनत काफ़ी इसमें लगता है और टाइम भी बहुत लगता है। तो जब तक जैसा कि चीज़ें नहीं पहुँचेंगी सभी तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, तो मेरा ना वो व्यर्थ हो जाएगा किया हुआ मेहनत, है ना। तो इसलिए आप लोग देखें और अपना रिस्पांस दें, कमेंट करें, बताएं कि कैसा है, क्या परिवर्तन करना चाहिए, किस तरह की, या कुछ क्या ऐड करना चाहिए, है ना। इन चीज़ों को आप लोग ज़रूर सजेस्ट करना। चलो, होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को, और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।